हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम देखने वाले हैं डेप्रीशिएशन सेक्शन 32 का पार्ट 2। कल हमने पार्ट 1 देखा था। पार्ट 1 में दोस्तों मैंने आपको सब बताया था कि डेप्रीशिएशन कब लगता है, किसको लगता है, एसेट कौन से टाइप्स की होती है, कौन से एसेट में कितने रेट होते हैं, एक डब्ल्यूडीवी मेथड होता है, एक एसएलएम मेथड होता है, और कैसे हमको डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करना है वो भी मैंने आपको बताया था। अमलगमेशन डीमर्जर सक्सेशन के केस में क्या होगा, जब आप एसेट बेचोगे तब क्या होगा, अगर आप पार्ट ब्लॉक बेचोगे तो क्या होगा, फुल ब्लॉक बेचोगे तो क्या होगा, ये सारा मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो दोस्तों इस पार्ट 2 में मैं आपको जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो बताता हूँ। सबसे पहला, अगर दोस्तों आपकी कोई ऐसी इनकम है जो कि पार्टली एग्रीकल्चर है और पार्टली बिजनेस है, तो क्या उस केस में जो आप डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे वो खाली बिजनेस वाले पार्ट का करोगे या फुल डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे। तो यहाँ पर दोस्तों इन केस ऑफ पार्टली इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड पार्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर, डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड एज फुल्ली पीजीबीपी इनकम। यानी हम ये मानेंगे कि हमारी पूरी इनकम पीजीबीपी से आई है और उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे, यानी 100%। यानी जितना भी डेप्रिसिएशन होगा वो पूरा अलाउ हो जाएगा। उसमें आपको बाइफरकेट नहीं करना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर का कौन सा है और बिजनेस का कौन सा है, ये बाइफरकेट नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई प्लांट एंड मशीन 15% है तो पूरा 15% अलाउ हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो 15% कैलकुलेट करने के बाद आपको एग्रीकल्चर अलग करना है, बिजनेस अलग करना है, ये सब नहीं करना है। पूरा का पूरा अलाउ हो जाएगा डेप्रिसिएशन जितना भी कैलकुलेटेड होगा। अब कौन से ऐसे मेजर केसेस है जहां पर बिजनेस की इनकम और एग्रीकल्चर इनकम अलग अलग हो सकती है। सबसे पहले टी के केस में 40% बिजनेस इनकम रहती है, 60% एग्रीकल्चर इनकम रहती है। कॉफ़ी के केस में अगर कॉफ़ी ग्रोन है, क्योर है, तो 25% बिजनेस इनकम, 75% एग्रीकल्चर इनकम। लेकिन अगर कॉफ़ी ग्रो क्योर करने के साथ रोस्टेड एंड ग्राउंडेड है तो 40% बिजनेस, 60% एग्रीकल्चर। और रबर है जिसको ग्रो किया गया या तो मैन्युफैक्चर किया गया तो 35% बिजनेस इनकम, 65% एग्रीकल्चर इनकम। तो ये एग्रीकल्चर इनकम हमेशा ध्यान रखनी है आपको। ज़्यादा जो रहती है इनकम वो एग्रीकल्चर रहती है, कम इनकम रहती है वो बिजनेस इनकम रहती है। तो इन 4 केस में डेप्रिसिएशन हमको फुल्ली मिलने वाला है, जितना भी लॉ ने अलाउ किया है उतना। अब एक पॉइंट और आता है दोस्तों, पावर जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग यूनिट का एक पॉइंट है। क्या पॉइंट है मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों अगर आपको पता होगा कि 2 मेथड होते हैं, एक डब्ल्यूडीवी एक एसएलएम। जो पावर जनरेशन पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट रहता है उनके पास ऑप्शन रहता है कि वो एसएलएम मेथड प्रीफर कर सकते हैं। तो दोस्तों जो भी एसएलएम मेथड प्रीफर करता है उसके लिए ये वाला नीचे वाला कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। अगर डब्ल्यूडीवी मेथड फॉलो करते हैं तो ऊपर तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ब्लॉक के सेल में कैसे कैलकुलेट करना है। पर अगर आपका दोस्तों एसएलएम मेथड है तो आपको क्या करना है। फॉर एन एग्जाम्पल आपका जो पावर जनरेशन का आपने प्लांट एंड मशीन लिया उसका कॉस्ट था 100 रुपीज़, ठीक है। 100 रुपीज़ कॉस्ट था, आपने 2 साल उसको यूज़ किया। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 10 रुपये। दूसरे साल का आएगा 10 रुपये। तो मेरा डब्ल्यूडीवी कितना बच गया, 80। अब उस एसेट की वैल्यू मेरे डब्ल्यूडीवी जो है वो है 80। अब केस नंबर 1, अगर मैंने उस एसेट को 3rd ईयर में सेल किया और वो सेलिंग प्राइस 75 थी, डब्ल्यूडीवी कितनी है, 80, सेलिंग प्राइस कितना है, 75। तो यहाँ पर देखो, सेलिंग प्राइस 75 माइनस डब्ल्यूडीवी 80, तो मेरा 5 रुपये का लॉस हो गया। 5 रुपये का लॉस हो गया। तो इस लॉस को मैं बोलूँगा टर्मिनल डेप्रिसिएशन। और ये जो लॉस है ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा, यानी कि पीजीबीपी इनकम में अलाउ हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ये जो लॉस है ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस नहीं है। ये लॉस खाली एसएलएम मेथड वाले केस में आता है। जब एसएलएम मेथड कोई पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, कोई ऐसी यूनिट जो है वो एसएलएम मेथड प्रीफर करती है, और एसएलएम मेथड में जब डब्ल्यूडीवी ज़्यादा होता है और सेलिंग प्राइस कम होती है। देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस 75 है, डब्ल्यूडीवी 80 है। तो इस केस में जो 5 रुपये का लॉस हुआ उसको मैं बोलता हूँ टर्मिनल डेप्रिसिएशन, और वो लॉस मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्ट हो जाता है। अब अगर मेरा डब्ल्यूडीवी 80 है और मेरा सेलिंग प्राइस 90 है, यानी मैंने क्या किया, डब्ल्यूडीवी से ज़्यादा में बेचा है तो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है।
सेलिंग प्राइस 90, WDV 80, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया 10। तो ये जो प्रॉफिट हो रहा है इसको मैं कैपिटल गेन नहीं मानने वाला, इसको मैं मानने वाला हूँ बैलेंसिंग चार्ज, जो प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में जाएगा, यानी PGBP इनकम में टैक्सेबल हो जाएगा। तो दो कॉन्सेप्ट आपको समझ आए, एक मैंने WDV से कम में बेचा, एक मैंने WDV से ज़्यादा में बेचा। अब तीसरा कॉन्सेप्ट, मैं WDV से तो ज़्यादा में बेच रहा हूँ पर उसकी एक्चुअल कॉस्ट से भी ज़्यादा में बेच रहा हूँ। कैसे? अगर मेरा सेलिंग प्राइस 110 है, 110 है, तो आप मेरे को बताओ, मेरा WDV तो 80 था, यहाँ पर देखो WDV मेरा 80 है और मेरा कॉस्ट कितना था जब मशीन को खरीदा, 100 रुपये था। तो मैं जब बेच रहा हूँ 110 रुपये में, तो 110 रुपये वो एक्चुअल कॉस्ट से भी ज़्यादा है ना? एक्चुअल कॉस्ट 100 था, उससे भी ज़्यादा है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है कि हम एक्चुअल कॉस्ट से भी ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो एक्चुअल कॉस्ट से जितना ज़्यादा में बेचते हैं वो जाता है मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। देखो इस केस में सेलिंग प्राइस 110 है मेरी, ठीक है, और मेरे WDV है 80 रुपीज़, तो मेरा प्रॉफिट कितना आ गया, 30 रुपये का प्रॉफिट मैंने कमाया। पर जब मेरा कॉस्ट था, प्रॉफिट अबव कॉस्ट, वो 10 रुपये है, क्योंकि मैंने 100 रुपये में खरीदा था और मेरा अभी 110 में बिका है। तो जो 10 रुपये का प्रॉफिट है वो मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 50A बन जाएगा। और जो मेरा अप टू द कॉस्ट जो 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ, यानी 80 रुपये का WDV और मेरा कॉस्ट था 100, तो वो दोनों के बीच का जो 20 रुपये है वो मेरा प्रॉफिट आएगा। उसको मैं सेम टू सेम बैलेंसिंग चार्ज में डालूंगा, प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में PGBP में टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये 3 केस थी, आपको ध्यान रखनी है। पावर जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग यूनिट जो SLM मेथड लेता है उनके लिए ये 3 केस लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आते हैं कॉन्सेप्ट में, जो कि है अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन क्या होता है? देखो दोस्तों, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका बिजनेस उतना ज़्यादा चला नहीं, तो आपका प्रॉफिट कम आया पर आपका डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा आ गया। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपने बिजनेस से कमाए 5 लाख और डेप्रिसिएशन आ गया 8 लाख, तो अब क्या करेंगे? क्या 8 लाख के डेप्रिसिएशन को 5 लाख में से माइनस करके लॉस दिखा दे, 3 लाख का बिजनेस का लॉस? नहीं, गवर्नमेंट ने लॉ में ये लिखा है कि जब कभी ऐसा होता है कि डेप्रिसिएशन की वजह से आपका लॉस आ रहा है, डेप्रिसिएशन की वजह से आपका लॉस आ रहा है, तो जितना भी लॉस आ रहा है उसको आप अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन नाम दे दो। अब अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन नाम देने का फायदा क्या है? देखो, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो है वो अनलिमिटेड टाइम तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, अनलिमिटेड टाइम तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, तो उसका कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन सेट ऑफ करना है तो किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकता है, किसी भी इनकम से सेट ऑफ हो सकता है अदर देन सैलरी। सैलरी इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता क्योंकि सैलरी और बिजनेस दोनों अलग अलग है, तो सैलरी इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। बाकी किसी भी इनकम से आपका अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो है वो सेट ऑफ हो सकता है। तो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन यानी जब आपका डेप्रिसिएशन आपके प्रॉफिट लॉस के इनकम से ज़्यादा हो, तो जो रिमेनिंग डेप्रिसिएशन है उसको हम अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो ये था दोस्तों कॉन्सेप्ट जो बचा था डेप्रिसिएशन का, तो ये मैंने पार्ट 2 में कवर कर लिया। दोस्तों अब आगे हम बात करेंगे अगले पार्ट में सेक्शन नंबर 35 साइंटिफिक रिसर्च के बारे में और सेक्शन नंबर 35 डी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।